जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का आज हमारी क्लास का टॉपिक है मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन हमारी क्लास का जो टॉपिक है, मौर्य प्रशासन पे हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज मौर्य प्रशासन पे ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग ये देखेंगे मौर्य प्रशासन के अंतर्गत राज्य सुप्रशासन कैसा था मौर्य राजवंश का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। ये मौर्य राजवंश का अंतिम टॉपिक होगा। मौर्य जो कला होगी वो हम लोग जो कला पढ़ेंगे, आर्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसमें कला हर काल की कला को कंप्लीट करते हुए पढ़ेंगे। अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर जब कला पढ़ेंगे तो पाषाण काल से लेके तो जो है ना मौर्य काल, फिर गुप्त काल, कला वाले पार्ट में हम लोग जैसे मौर्य काल की जो कला वाला पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। तो ये मौर्य काल का ये लास्ट टॉपिक है राजस्व प्रशासन। आज की क्लास का जो टॉपिक वो है मौर्य काल का राजस्व प्रशासन। इससे पहले हमारी मौर्य वंश के जानने के स्रोत, पुरातात्विक साहित्य स्रोत पे क्लास हो चुकी है। मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में क्लास हो चुकी है, बिंदुसार के संबंध में क्लास हो चुकी है, और अशोक और उसके उत्तराधिकारियों के संबंध में क्लास हो चुकी है। प्रशासन पे ऑलरेडी मेरी 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये प्रशासन की लास्ट क्लास है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, कंपटीशन लेवल पे तो अक्सर क्वेश्चन का व्यवस्था से उठा देते हैं एग्जामिनर। अगर हम बात करें राजस्व प्रशासन की, तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा प्रशासन होता है? तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत राज्य का संचालन जो किया जाता है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाता है। राज्य के संचालन हेतु अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ मतलब पैसों की आवश्यकता होती है। तो उस पैसों का क्या रिसोर्स रहता है, क्या वे रहता है, ये जो साधन है वो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत देखे जाते हैं। जैसे कि आज के इतिहास जब भी पढ़ो तो कंपेयर करके पढ़ो तो समझ में अच्छे से आता है। तो अगर आज के टाइम पे देखा जाए, अगर हमारी गवर्नमेंट को अगर कोई भी काम करना है तो जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक कैसे काम करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम जो है ना कितना भारी कर दी गई है। कुछ जैसे कि जीएसटी लगा दी है, अन्य हर पदार्थ 4-5 प्रकार की जीएसटी हो गई, उनको अलग प्रकार से फिर अन्य प्रकार के भी कर हो जाते हैं। जैसे आयात कर कुछ रहते हैं, कुछ पे कुछ % रहता है, कुछ पे तो आयात कर ऐसे ऐसे हैं जिसपे 100% कर लग जाता है। तो इस प्रकार से एक राज्य व्यवस्था चलाने के लिए एक अर्थ या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे राज्य का संचालन सही तरीके से हो सके। राजा को चुनाव करना है, राजा को जन कल्याणकारी कार्य करना है, जैसे प्रजा के लिए चिकित्सा खुलवाना है, प्रजा के लिए पेयजल व्यवस्था करवानी है, प्रजा के कल्याण के लिए, आवास के लिए योजनाएं निर्मित करनी है। इसके अलावा जितने भी कार्य करना है, जैसे प्रशासन के दौरे में इतने नौकरशाही के अंतर्गत प्रशासन होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनको वेतन देना, ये सब कैसे दिया जाए? ये सब टैक्सेशन सिस्टम से जो पैसा आता है उसी से तो दिया जाता है। तो इसे ही राजस्व प्रशासन कहते हैं। तो मौर्य प्रशासन जो था, तो हम लोग देखे थे मौर्य प्रशासन जो फैला था वो अखंड भारत था। अखंड भारत मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें, कुछ इस टाइप से था। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये है हमारा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अखंड भारत। अखंड भारत ये यहाँ तक था, ये यहाँ तक था। ये पूरा सीरिया था, ईरान था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, नेपाल का कुछ एरिया था और बांग्लादेश था, और पूरा ये इधर कर्नाटक तक इतना जो शासन था ये मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आता था। मौर्य साम्राज्य का अंग था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए तो अर्थ की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब सुरक्षा के लिए सेना रखनी पड़ेगी। और इतनी विस्तृत में हम लोग पढ़े थे कि मंत्रणा थी, 26 अध्यक्ष थे, विस्तृत नौकरशाही थी, 18 तीर्थ थे। उनको जैसे कि मंत्रणा की बात करें तो 48,000 पर उनको वेतन दिया जा रहा था, और 18 तीर्थ थे उनको वेतन दिया जा रहा था। उनको वेतन देने के लिए कहीं से कर इकट्ठा किया जाएगा।
तो यही कर कहाँ से इकट्ठा होगा, कहाँ पे बे किया जाएगा, ये सब ब्यौरा जो होता है वो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो हम राजस्व प्रशासन को समझ लें। अब देखते हैं मौर्य प्रशासन में मतलब कि क्यों राजस्व प्रशासन की आवश्यकता पड़ी, ये मौखिक हम लोग समझ लें। तो मौर्य प्रशासन में पहली बार केंद्रीकृत शासन होता है। मौर्य काल में पहली बार केंद्रीकृत शासन होता है। पहली बार इतना बड़ा अखंड भारत स्थापित होता है और जिसका एक मालिक रहता है। कौन रहता है? वो राजा रहता है। केंद्रीकृत, विखंडित भारत नहीं था। यहाँ पे इतने बड़े साम्राज्य का जो मालिक रहता था वो केवल राजा रहता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें तो पूरा जो केंद्र बिंदु शासन का रहता था वो मुख्य रूप से राजा ही रहता था। तो पहली बार ये इम्पोर्टेंट है कि पहली बार मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन की स्थापना होती है या फिर शासन का प्रतिनिधित्व करता है मौर्य काल। तो इतिहास में पहली बार केंद्रीकृत शासन का प्रतिनिधित्व करने वाला काल पूछा जाए तो हो जाएगा मौर्य काल। इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य था, जब इतनी बड़ी जो क्षेत्रफल था तो इसको अपने विपक्षी जो पड़ोसी देश थे, पड़ोसी क्षेत्र थे, इनसे बचाने के लिए अपनी सेना रखनी पड़ेगी सुरक्षा के लिए। तो विशाल नौकरशाही थी और विशाल सेना थी। विशाल नौकरशाही का क्या मतलब कि इतने बड़े क्षेत्रफल पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम है, उनको करने के लिए अध्यक्ष चुने जाते थे, व्यक्ति चुने जाते थे। तो जैसे कि आज टीचिंग डिपार्टमेंट के अलग है, सुरक्षा के अलग है, पुलिस डिपार्टमेंट अलग है और न्याय विभाग अलग है। तो उनके कार्य के जो कर्मचारी होते थे उन्हें विस्तृत नौकरशाही के अंतर्गत रखा जाता था। तो इतने बड़े कर्मचारी विशाल नौकरशाही मौर्य काल में देखने को मिलती है और विशाल सेना भी मौर्य काल में देखने को मिलती है। इसके बाद मौर्य काल में ही विस्तृत प्रशासनिक ढांचा देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो प्रशासन का ढांचा देखने को मिलता है वो मौर्य काल में देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा विस्तृत कर ढांचा भी सबसे बड़ा मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी नौकरशाही, सबसे बड़ा कर ढांचा जो देखने को मिल रहा है हमें वो मौर्य साम्राज्य में देखने को मिल रहा है। तो सब विशाल विशाल है, तो इसके लिए विशाल राजस्व प्रशासन भी होना चाहिए इन सबको चलाने के लिए। तो अगर हम बात करें राजस्व के, तो राजस्व में अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य 7 प्रकार के अपने कौटिल्य अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में, जैसे कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ये किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की सहायता से वो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो कौटिल्य की जो कृति थी या वो रचना थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन इसमें राजनीति शास्त्र की चर्चा पाई जाती है। तो अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के करों की चर्चा जो की हैं वो किए हैं कौटिल्य किए हैं। तो अर्थशास्त्र में जो 7 प्रकार के कर पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। इसके अलावा भी जो कर पाए जाते हैं उनको देखेंगे। पहला कर जो पाया जाता है ये राष्ट्र कर पाया जाता है। राष्ट्र कर जो पाया जाता है ये कर किस क्षेत्र से लिया जाता था? तो ये ग्रामीण या देहात क्षेत्र से लिया जाता था। देहात, ग्रामीण क्षेत्र जो रहते थे, देहात के क्षेत्र रहते थे, वहाँ से जो कर लिया जाता था वो राष्ट्र कर लिया जाता था। इसके अलावा दूसरा जो कर था ये दुर्ग कर था। दुर्ग कर जो लिया जाता था ये नगर क्षेत्र से लिया जाता था। नगर क्षेत्र से लिया जाता था। राष्ट्र कर पहला कर हो गया जो ग्रामीण या देहात गांव क्षेत्र से लिया जाता था। और दुर्ग कर जो लिया जाता था ये नगर सिटी एरिया ले गाँव से विलेज नहीं, विलेज से तो राष्ट्र कर लिया जाता था। और जो ये दुर्ग कर है ये नगरीय क्षेत्रों से लिया जाता था। तो नगर क्षेत्र से जो कर लिया जाता था वो दुर्ग कर लिया जाता था। तीसरे कर की प्रकार की बात करें तो तीसरा है ये वनी कर। वनी कर जो लिया जाता था ये जंगल से लिया जाता था। जंगल अली जहाँ जिस भूमि पे जंगल पाया जाता था उस भूमि से जो है ना वनी कर लिया जाता था। ये तीसरा कर हो गया। चौथे कर की बात करें तो चौथा कर है खनिज कर। खनिज कर जो लिया जाता था ये खनन से लिया जाता था। खनन, जहाँ खनन का काम होता था या फिर खान विभाग से लिया जाता था, जहाँ माइंस का काम होता था वहाँ से लिया जाता था। पांचवा कर है ब्रिज कर। ब्रिज कर जो है ना ये
चारागाह वाली भूमि से लिया जाता था, जहाँ कुछ राजकीय चारागाह होते थे, कुछ प्राइवेट चारागाह होते थे। वहाँ से जो राजकीय चारागाह रहते थे वहाँ पे अगर कोई बाहर का व्यक्ति जो राजकीय पशु नहीं है, राजकीय पशु चर रहे हैं, तो उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत प्राइवेट बाहर के व्यक्ति के पशु चरने आएंगे, तो राजकीय चारागाह में चराने आएंगे, तो उनको एक कर पे करना होता था। उस कर का नाम था ब्रिज कर। किस कर? तो ये कहाँ से लिया जाता था? ये चारागाह से लिया जाता था, चारागाह से लिया जाता था। इसके बाद है ये 4 5 हो गया, ये हो गया छठा है सेतु कर। सेतु कर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेतु कर से लगता है कि नदी या पुल का कर, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेतु कर का जो मतलब है वो सेतु या नदी कर से नहीं है, ये नाम कंफ्यूज करने के लिए है केवल, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेतु कर जो लगाया जाता था, ये फल फूल और सब्जियों पे लगाया जाता था। फल फूल सब्जियों पे जो लगाया जाता था वो सेतु कर लगाया जाता था। तो सेतु कर कंठस्थ कर लीजिए अच्छे से, कि सेतु कर अच्छे से कंठस्थ करना है कि सेतु कर कैसा कर था। इसका उल्लेख कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। ये छठवें प्रकार का कर है। सेतु कर जो लिया जाता था फल फूल से लिया जाता था और सब्जियों से लिए जाने वाला कर था। इसके बाद है सातवां कर। सातवां कर जो था वो वाणिक पथ कर था। वाणिक पथ जो कर था ये जल मार्ग कर था, जैसे कि नदी से पार कराना है आपको, तालाब से पार कराना है, तो ऐसे क्षेत्रों से जो कर लिया जाता था वो जल कर लिया जाता था। वाणिक कर जो था वे जल मार्ग कर था। मार्ग अगर जल जो नदी पार कराना है, तालाब पार कराना है, तो उस क्षेत्र से जो टैक्स पैसा पे करवा जाता था उसे वाणिक पथ कर कहते थे। तो ये हो गए 7 प्रकार के कर जिनका उल्लेख कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके अलावा अन्य और भी कर हैं जिनका उल्लेख पाया जाता है अन्य ग्रंथों में, जैसे कि मेगास्थनीज की निका, अन्य जो साहित्य हैं उनमें पाया जाता है। और बात करें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही जो मौर्य काल में 2 प्रकार की भूमि पाई जाती थी, जो राजस्व का सबसे अच्छा साधन थी। राजस्व का सबसे अच्छा साधन थी, तो पहली कौन सी भूमि थी? तो पहली भूमि जो थी वो थी राजकीय भूमि। राजकीय भूमि थी। दूसरी भूमि थी ये निजी भूमि। तो मौर्य काल में 2 प्रकार की भूमि होती थी। पहली भूमि थी तो वो थी सरकारी भूमि थी, और दूसरी भूमि थी निजी भूमि। निजी भूमि पे व्यक्ति का स्वामित्व रहता था और सरकारी भूमि पे स्वयं राजा का स्वामित्व रहता था। तो राजकीय भूमि पे राजा का स्वामित्व रहता था और निजी भूमि पे व्यक्ति का स्वामी रहता था। राजकीय भूमि को जो कहा जाता था वो सीता भूमि कहा जाता था। राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। इसको याद रखने के लिए, जैसे कि जो माँ सीता थी वो मिट्टी में ही पैदा हुई थी, और माँ सीता अगर उनको माँ के रूप में माना जाता है तो सभी उनको माँ के रूप में मानते हैं। अगर उनको पुत्री कोई मान रहा है तो सभी अपनी पुत्री मानते हैं। तो वैसे जो राजकीय भूमि थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। तो राजकीय ये पूछा जा सकता है कि ये राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था या सीता भूमि क्या थी? तो सीता भूमि जो थी ये राजकीय भूमि थी, ये राजा की भूमि थी या सरकारी भूमि थी। बात करें निजी भूमि की, तो निजी भूमि को अन्य नाम से जाना जाता है, जो इसका नाम है स्वाविपर्यो परजीवी। और जो निजी भूमि का, जैसे कि राजकीय भूमि का नाम है सीता भूमि, वैसे ही निजी भूमि का नाम है स्वाविपर्यो परजीवी भूमि। ये निजी भूमि का नाम है। इसके अलावा निजी भूमि को उपवास कहा जाता था, क्षेत्रक कहा जाता था और स्वकाम भी कहा जाता था। ये जो नाम है ये निजी भूमि के हैं। इनपे जो स्वामित्व रहता था उनको उपवास, क्षेत्रक और स्वकाम्य के नाम से जाना जाता था, जिनका स्वामित्व रहता था। और इस पे जो टैक्स लगता था वो लगता था 1/6 लगता था। अगर निजी भूमि पे कोई उत्पादन कार्य किया जा रहा है तो 1/6 का टैक्स लगता था। तो ये याद रखिएगा टैक्सेशन सिस्टम के अलावा। तो ये याद रखिएगा टैक्सेशन सिस्टम में कि जो निजी भूमि रहती थी उस पे जो है ना मौर्य काल में राजा 1/6 कर लगाता था। और सीता भूमि की बात करें तो सीता भूमि में अगर जो दासों द्वारा खेती की जाती थी
मौर्य काल में सबसे पहले बड़ी संख्या में दासों को खेती में लगाया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या शूद्रों को सबसे पहले बड़ी संख्या में जो खेती में लगाया गया वो मौर्य काल में लगाया गया। इससे पहले किसी काल में ऐसा नहीं मिलता है। तो दासों को सबसे पहले बड़ी संख्या में जो खेती में लगाया गया, राज्य की खेती में लगाया गया, वो मौर्य काल में लगाया गया। तो जो राज्य जो सीता भूमि पे जो खेती होती थी उसमें तो 100% राजा का ही रहता था। अगर कोई सरकारी भूमि पे अपना बीज, अपनी सिंचाई साधन, अपना सब सामान लेके जाता है और राज्य की भूमि पे या फिर सीता भूमि पे फसल उत्पादित करता है, तो उस पे 1/2 टैक्स लगता था। मतलब आधा भाग जो उत्पादक रहता था वो लेता था, आधा जो रहता था वो राज्य की अन्नागार में जाता था, मतलब राजा को देना पड़ता था। तो ये 50-50% हो जाता था जब कोई व्यक्ति राज्य की भूमि पे या सीता भूमि पे कृषि कार्य करता था। इसके बाद बात करें, जैसे कि अगर हम एक अभिलेख देखेंगे, मिलता है रोमनदेय अभिलेख। रोमनदेय अभिलेख में हम लोग देखेंगे कि अशोक न अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जाता है वहाँ पे घूमने। तो वहाँ देखते हैं कि वो अपने रोमनदेय अभिलेख में उल्लेख करता है कि वहाँ पे प्रचलित जो बलि नामक कर था उसको समाप्त कर दिया था, और उस क्षेत्र में जो 1/6 कर था उसको मतलब घटा के 1/8 कर देता है। ये याद रखिएगा। टैक्सेशन सिस्टम की जानकारी हमें रोमनदेय अभिलेख से भी मिलती है अशोक के। तो ये पूछा भी गया है कि कौन सा अभिलेख है अशोक का जिसे अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो अशोक का रोमनदेय अभिलेख है। अशोक का रोमनदेय अभिलेख। इसमें बलि नामक कर को समाप्त कर दिया गया है। बलि नामक कर को समाप्त कर दिया गया है, और जो टैक्सेशन सिस्टम था वहाँ पे रोमनदेय वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली थी, इस वजह से अशोक ने वहाँ पे बलि नामक कर जो था ये समाप्त कर दिया था। और जो वहाँ की भूमि का कर था 1/6 था, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अशोक का रोमनदेय अभिलेख। लिख देते हैं स्पष्ट, अशोक का रोमनदेय अभिलेख। अशोक का रोमनदेय अभिलेख। इसमें क्या करता है, ये नेपाल में पाया जाता है। इसमें बलि नामक कर को समाप्त कर देता है अशोक, और जो 1/6 कर था उसको घटा के 1/8 कर देता है। ये जानकारी अशोक के, और जो अशोक जाता है रोमनदेय वो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जाता है। ये जानकारी जो मिलती है अशोक के रोमनदेय अभिलेख से मिलती है। ये हो गई दोनों प्रकार की भूमि की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रकार के जो कर मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे कर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हैं, बात करें, ये जो 7 प्रकार के कर मिलते हैं वो अर्थशास्त्र में मिलते हैं। इसके अलावा जो कर मिलते हैं काउंट कर लेते हैं। ये पहला कर है पिंड कर। पिंड कर जो लगाया जाता था ये संपूर्ण ग्राम से लिया जाता था। पिंड कर संपूर्ण ग्राम से पे लगाने वाला जो कर था वो पिंड कर कहलाता था। पूछा जाए पिंड कर कैसा कर था, तो पिंड कर पूरे ग्राम पे जो लगाया जाता था कर वो पिंड कर कहलाता था। इसके बाद दूसरा कर है ये कर है प्रणय कर। प्रणय कर जो है ना ये संकट काल में लगाया जाता था, और संकट काल में जो ये संकटकालीन कर पूछा जाए कौन सा है, तो ये प्रणय कर है। प्रणय कर जो है ना ये संकटकालीन कर था, और इसकी दर जब संकट आता था ना तो वैसे इसकी दर 1/3 से 1/4 रहती थी, और जैसे समानता 1/4 रहती थी। अगर संकट ज्यादा आ जाता था तो ये इसकी दर बढ़ा के 1/3 कर दी जाती थी। तो ये इसकी दर संकट काल में 1/4 से लेके 1/3 तक रहती थी। तो जो प्रणय कर है वो संकटकालीन कर है, और इसकी दर कितनी थी, तो 1/3 से लेके 1/4 तक लगाया जाता था संकट काल में, जब कोई राज्य में संकट पड़ता था, या फिर कोई विदेशी आक्रमण हुआ, या सूखा पड़ा, आपातकाल कोई भी कंडीशन आई।
इसके बाद तीसरा है ये हिरण्य कर। हिरण्य कर जो है ना ये नगद कर था। हिरण्य कर जो था ये नगद कर था। इसके बाद है ये विविधा कर। विविधा कर जो था ना ये है विविधा कर। विविधा कर जो है ना ये राजकीय चारागाह पर लगाया जाता था। राजकीय कारागाह, हम लोग विविधा अध्यक्ष जो पढ़े थे वो भी देखे थे कि विविधा अध्यक्ष जो था वो राजकीय चारागाह का प्रमुख होता था। तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जो विविधा कर है वो राजकीय कारागाह से लिया जाता था और विविधा अध्यक्ष जो था वो राजकीय चारागाह का प्रमुख था। इसके बाद है ये तरदेयी कर। पांचवा तरदेयी कर। तरदेयी कर जो है ना ये नदी पार करने पर लगाया जाता था। तो ये तरदेयी कर जो है ना ये नदी पार करने पर लगाया जाता था। तो गांव की भाषा में कहते हैं तर गई। तर गई मतलब पानी में तैर गई। तो पानी में तैर गई से यहाँ पे मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं। तरदेयी जो कर होता है वो नदी पार करने तैरने को ही मतलब तैर को कोई निकलता है, लेकिन वहाँ पे नाव की व्यवस्था रहती थी। तो अगर नदी घाट तालाब आदि को पार कराने के लिए जो नाव उपलब्ध रहते थे वो कुछ कर लेते थे। तो वो सालाना कुछ निर्धारित रहता था। जैसे कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे नाव या ऐसी व्यवस्था है, ऐसी दिक्कतें हैं, वहाँ पे सालाना कुछ ठेका उठा दिया जाता है। तो जो कुछ पैसे लिए जाते थे। तो वैसे अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन अब वो शहरी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो तरदेयी जो कर था ये नदी पार करने में, जिसको नदी पार करना होता था उसको तरदेयी कर चुकाना पड़ता था। इसके बाद है ये छठा विष्टकर। विष्टकर महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो विष्टकर जो था ये बेगार कर था। बेगार कर जैसे कि विष्टकर, किसी को विष्टकर चुकाना है एक दंड के तौर पे, तो बेगार करवा लिया जाता था। काम ना करवा के, काम है नहीं लेकिन फिर भी काम में काम बना के उसको बेगार करवाना। तो विष्टकर जो था एक प्रकार का ये बेगार कर था। इसके बाद है ये सातवां वर्तनी कर। वर्तनी कर किससे लिया जाता था? तो वर्तनी कर सड़क कर था। तो सड़क पे जो चलते थे, जैसे कि हम टोल प्लाजा पे टोल टैक्स भरते हैं, वैसे ही यहाँ पे वर्तनी कर लिया जाता था। तो बहुत कुछ वर्तमान में हमारी मौर्य प्रशासन से लिया गया है। बस खाली हम इतिहास से नकारते हैं कि इतिहास किसी काम का नहीं रहता है। इतिहास को आप प्रेजेंट से कंपेयर करके पढ़िए, देखिए कितना आनंद आता है। तो आज हम टोल टैक्स देते नहीं हैं, वैसे ही उतनी मौर्य साम्राज्य में वर्तनी कर लिया जाता था। जो सड़क कर था, जो सड़क पे चलते थे उनको टैक्स चुकाना पड़ता था, उसे वर्तनी कर कहते थे। इसके बाद है ये आठवां चोर कर। चोर कर या रज्जू कर। चोर कर रज्जू कर जो चुकाते थे वो चौकीदारी और पुलिस को चुकाते थे। जो गांव में आज भी चौकीदार की पोस्ट है। आज तो गवर्नमेंट पैसा देती है और पुलिस को भी गवर्नमेंट ही वेतन देती है, लेकिन उतनी टाइम पे जो चोरियां ना हो उनकी सुरक्षा करने के लिए कुछ क्षेत्रों में अभी भी अपने व्यक्तिगत मतलब कि रात की सुरक्षा के लिए जहाँ पे मार्केट एरिया रहती है वहाँ पे कुछ अपना व्यक्तिगत सब लोग इकट्ठा करके अपना महीने का कुछ देते हैं पैसा इकट्ठा करके। तो एक प्रकार का टैक्स रहता है, वो रात में उनकी दुकानों की देखभाल करते हैं। तो वो घूमते रहते हैं। तो तब के टाइम पे चोर या रज्जू जो कर रहता था वो चौकीदार या पुलिस को देना होता था। इसके बाद कर व्यवस्था तो हम देख लिए हैं और राजस्व व्यवस्था देख लिए हैं। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत सारे कर देख लिए हैं। दास व्यवस्था से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हम लोग दास व्यवस्था देख लेते हैं। दास व्यवस्था, दास व्यवस्था। दास व्यवस्था की बात करें तो दास व्यवस्था के बारे में सबसे पहले मेगस्थनीज की बात करें। मेगस्थनीज जो यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज जो है ना वो कहता है अपनी यात्रा विवरण में निकामी
कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, दास थे ही नहीं। इसके अलावा जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं दास 9 प्रकार के थे। तो अर्थशास्त्र ज्यादा विश्वसनीय है क्योंकि कौटिल्य भारत के थे और मेगस्थनीज बाहर का था। ये कहते हैं 9 प्रकार के दास थे, 9 प्रकार के दास थे। इसके बाद नारद स्मृति है। मनु स्मृति की बात करें, मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का वर्णन आता है। और नारद स्मृति की बात करें, नारद स्मृति इसके बाद नारद स्मृति की बात करें, नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति कहते हैं कि 15 प्रकार के दास थे मौर्य काल में। तो यहाँ पे 4 लोग का विचार है, जिसमें से मेगस्थनीज जो यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कहता है कि भारत में जो है ना दास प्रथा थी नहीं। ये क्यों कहता है? क्योंकि जो ये यूनान के दास थे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। उनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था, उनको एकदम जैसे कि काला पानी की सजा रहती थी, उनको एज ए जानवर जैसे ट्रीट किया जाता था। लेकिन ऐसा भारत में नहीं था। दास जो थे ना भारत में परिवार का अंग माना जाता था। उनको जैसे कोई फेस्टिवल हुआ तो उनको कपड़ा दिया जाता था, प्रॉपर अपने परिवार का अंग माना जाता था, खाना खिलाया जाता था। उनको अपने जो कार्य रहते थे उनको कार्य करवाने के लिए रखा जाता था। कृषि कार्य हैं, अपने घर के कार्य जो छोटे मोटे रहते थे, झाड़ू पोछा, इन सब के लिए रखा जाता था। तो इस वजह से मेगस्थनीज बाहर से आया था तो वो भाप ही नहीं पाया, वो जान ही नहीं पाया दास और परिवार में क्या अंतर है, कि दास कौन सा दास है और कौन परिवार के सदस्य नहीं है। ये चीज वो जान ही नहीं पाया, भाप नहीं पाया। इसलिए वो कहता है कि जो है ना भारत में दास प्रथा थी ही नहीं मौर्य काल में। वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दास प्रथा नहीं है, क्योंकि कौटिल्य जो है ना वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वहाँ जो शूद्र व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल से ही चली आ रही है। तो शूद्र जो है ना वो दास के अंतर्गत ही आते थे। इसके बाद कौटिल्य महोदय की बात करें तो कौटिल्य महोदय अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं 9 प्रकार के दास थे। दास जो थे वो भारत में 9 प्रकार के दास थे। इसके बाद जो है ना मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो दासों से क्या काम लिया जाता था? दासों से कृषि कार्य करवाया जाता था। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले बड़ी संख्या में जो दास प्रथा स्टार्ट हुई वो मौर्य के कालों में स्टार्ट हुई है। तो सबसे बड़े स्तर पे सबसे ज़्यादा संख्या में जो दास कृषि या राजकीय भूमि में सीता भूमि में लगाए गए वो मौर्य काल में लगाए गए। इसके बाद भी बात कर लेते हैं, अगर इसके सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन मौर्य काल में ठीक ठाक ही था। महिलाओं का जो विवाह होता था वो 11-12 साल की उम्र में होता था। तब के टाइम पे सही माना जाता है, 12 के आसपास होता था। और विवाह जो है ना विवाह विच्छेद करने की स्वतंत्रता थी। कुछ कंडीशन थी, जैसे कि पति बाहर है या फिर निसंतान है, उत्पन्न करने वाला है, इस कोई कंडीशन थी जिन पे आप दोनों पति पत्नी दोनों विवाह विच्छेद कर सकते थे। और जो है ना वो जो विवाह होते थे वो 12-13 वर्ष की आयु में होते थे। और इसके बाद बात करें कि जो विवाह थे वो अनुलोम प्रतिलोम दोनों विवाह होते थे। और विवाह की जो कैटेगरी थी, मतलब विवाह जो थे वो अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह होते थे। इसके बाद जो सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन भी ठीक ही ठाक था। तो मौर्य काल में सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन भी मतलब कि ठीक था। क्योंकि अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो जो अशोक था, अशोक के टाइम पे भी देख रहे हैं कि वो खुद कहता है अपने 11वें बृहत शिलालेख में कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। उसके अगर शिलालेख पढ़ेंगे तो धार्मिक जीवन की ऐसे ही चर्चा मिल जाएगी। वो व्यक्तिगत, जैसे कि अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो पहला शासक था, अगर धार्मिक जीवन के देखें मौर्य काल का धार्मिक जीवन
धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में मौर्य काल का जो पहला शासक था वो था, कुछ कहते हैं शूद्र था, कुछ कहते हैं क्षत्रिय था, लेकिन उसके जो गुरु थे चाणक्य वो ब्राह्मण थे। तो देखिए गुरु ब्राह्मण है, अब वो क्षत्रिय या शूद्र में से एक ही जाति का कोई था। फिर वो हिंदू धर्म का स्टार्टिंग में था, फिर जाके चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है वो जैन धर्म का हो जाता है, श्रवण गोल बेला में जाके अपना प्राण त्याग करता है। इसके बाद बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय की तरफ वो अपना झुकाव हो जाता है। फिर आता है अशोक। अशोक तो पहले कहा जाता है वो शैव धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन वो कलिंग विजय के बाद वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। इसके बाद जो शासक आते और उसके बाद अपने अभिलेखों में 7वें में कहता है, वो कहता है धर्म सहिष्णुता की बातें करता है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ऐसी संदेश अपने अभिलेखों में शासक कह रहा है। तो धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्वतंत्रता मौर्य काल में पूरी तरीके से थी। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत व्यापार जो होते थे वो देसी विदेशी दोनों होते थे। देखेंगे अगर ये बात करें ताम्रलिपि बंदरगाह जो था वो पूर्वी सीमा में होता था, तो जलमार्ग से भी होता था, स्थल मार्ग से भी होता, देसी विदेशी दोनों होते थे। और पर्याप्त खाने मतलब कि खाने माइंस भी मौर्य काल में मौजूद थे। तो कुल मिला के मौर्य साम्राज्य जो था ना वो सर्वगुण संपन्न था, लेकिन ये स्वर्ण युग कहने का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि हर एक क्षेत्र में ये सफल नहीं रहा। तो ये जो विशेषता देखने को मिलेंगी वो गुप्त काल में देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ और आज से ही हमारा मौर्य राजवंश समाप्त हुआ। बाकी आज के लिए जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में स्टार्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे इस मौर्य राजवंश के आगे से। इसके बाद है ये नवा उद्दर्ग कर। उद्दर्ग कर या फिर उद्दक भाग कर। उद्दर्ग या उद्दक भाग कर जो लिया जाता था ये सिंचाई कर लिया जाता था। जैसे कि आज के टाइम पे भी हम अब तो सिंचाई के जहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है वहाँ पे सिंचाई का पैसा जमा करना पड़ता था। पहले सिंचाई के पैसे लेने के लिए आते थे, आपका तो पता नहीं, लेकिन जब फसल कट जाती थी, फसल जब बोई रहती थी तो वो लोग नोट करने आते थे कि ना नहर से किसके खेत में पानी लगा है, तो आते थे नोट कर ले जाते थे। जब फसल कट जाती थी तो वो सिंचाई का पैसा लेने आते थे। तो ये व्यवस्था हम लोग अपनी आंखों से देखे हुए हैं। तो ये उद्दर कर या उद्दक भाग कर जो है ना सिंचाई कर, जो नहर नालों से जो सिंचाई की जाती थी राज की, उनसे वसूला जाता था। इसके बाद है ये 10वां परहीनक कर। परहीनक कर जो था ये राज्य की चारागाह से लिया जाता था। परहीनक कर जो था ये राज्य की चारागाह से लिया जाता था। इसके बाद 11वां कर है उत्सव कर। उत्सव कर जो है ना ये प्रजा द्वारा राजा को भेंट दिया जाता था या उपहार दिया जाता था। जैसे कि ये बलि की बात करें तो बलि कर जो था वैदिक पीरियड में वो स्वेच्छा से उपहार में दिया जाता था। वैसे ही उत्सव कर था। उत्सव कर जो था राजा को जो अपने तरफ से प्रजा भेंट के या उपहार के रूप में जो देती थी वो भी एक प्रकार का कर था, उसे उत्सव कर कहते थे। तो ये प्रजा द्वारा राजा को भेंट में दिया जाता था या उपहार में दिया जाता था। इसके बाद था ये बलि कर। बलि कर की तो हम लोग बात कर चुके हैं। बलि कर जो था ये धार्मिक कर था और इसको अशोक ने रोमन देही अभिलेख में अपने यहाँ पे बलि कर को समाप्त कर दिया था। बलि कर एक ऐसा कर है जो वैदिक पीरियड से कंटिन्यू चला आया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा कर है जो कंटिन्यूटी में बना रहा है। तो बलि कर जो पहले स्वेच्छा से लोग देते थे यहाँ पे अनिवार्य हो गया था, धीरे धीरे उत्तर वैदिक पीरियड में ही अनिवार्य हो गया था, फिर आके तो यहाँ अनिवार्य हो गया। धार्मिक कृत्य के लिए जो कर दिया जाता था वो बलि नामक कर था। इसके बाद है ये कोष्ठ। इसके बाद है ये 13
कोष्टेकर। कोष्टेकर जो है ना, इस सरकारी जो जलाशय रहते थे उनसे लिया जाता था। सरकारी जलाशय जो जहाँ पे सरकार की तरफ से या फिर मौर्य साम्राज्य की तरफ से जो जल संग्रह किया जाता था, जैसे कुएं, तालाब, ये सब चीज़ें, जहाँ नदी, झरना, ये जो चीज़ें जहाँ संग्रह किया जाता था, वहाँ के स्थानीय लोगों से टैक्स लिया जाता था। तो कोस्ट का जो कर है, ये सरकारी जलाशय से जो सरकारी जलाशय होते थे उन पे लगाया जाता था। इसके बाद है ये मूसिका कर, ये महत्वपूर्ण है। जो 14 नंबर का है, ये 14 नंबर का मूसिका कर। मूसिका कर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे नाम से अब मूसिका, मूस, चूहे को मूस भी कहा जाता है। तो यहाँ मूसिका कर जो है ना, ये प्लेग पे लगाया जाता था। तो ये जो मूस था, मूस जो होता था, चूहा जो होता था, इससे प्लेग नामक बीमारी फैलती थी। तो इससे ये सूचना मिलती है, देखिए, कि प्लेग नामक रोग मौर्य काल में प्रचलित होता था लोगों को, इसलिए ये कर लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रोग की भी तो जानकारी मिल रही है कि प्लेग नामक रोग, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना अभी हो रहा, आने वाले 20 साल में कैसे पता चलेगा कि लोगों को कोरोना नामक कोई बीमारी आई थी? ऐसे इतिहास में लिख जाएगा तब तो पता चलेगा। ऐसे ही इतिहास में लोग लिख गए हैं, वैसे हमको पता चलता है कि मौर्य काल में प्लेग नामक रोग हुआ था। तो प्लेग रोग जब होता था तो मूसिका कर लगाया जाता था। इसके बाद है ये 15वां सेना भक्त कर। सेना भक्त जो कर था, ये जिस गांव से सेना को गुजरना होता था, रुकना होता था, उस गांव को चुकाना होता था। पहले से ही आदेशित हो जाता था कि इस गली से, इस गांव से सेना जाएगी और यहाँ पे सेना रुकेगी। उस गांव को पूरा टैक्स देना होता था, सेना की पूरी व्यवस्था करनी होती थी। तो सेना भक्त जो कर था, तो जिस गांव से सेना गुजरेगी, रुकेगी, उन लोगों को पे करना रहता था कर। इसके बाद है ये 16वां कर, प्रवेश कर। प्रवेश कर जो था, ये आयात कर था। आयात कर आज भी लगाया जाता है, हम लोग देखते हैं। आयात कर कभी कभी देखते हैं बहुत कम है, कुछ चीज़ों पे, कहीं पे देखते हैं 20% लगाया गया, 30% लगाया गया। लेकिन जैसे जिनका संबंध, जैसे कोई संगठन बना है, जो संगठन, जिन संगठन से हमारे भारत उसमें सदस्य है, उन देशों से चीज़ें आयात की जाती हैं तो कम टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जिन गुटों का, समूह का हमारा भारत सदस्य नहीं है, या फिर वो देश से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, अगर वहाँ से चीज़ आयात की जाती है तो कभी कभी हमारी गवर्नमेंट 100% टैक्स लगा देती है आयात वस्तुएं पे। कोई वस्तु अगर 1 लाख की है, तो अगर भारत में खरीदी जाएगी, बाहर से खरीद कर लाए हैं 1 लाख की, तो बाहर में अगर अदर कंट्री से 1 लाख की खरीद के लाए हैं, और बाहर फिर इंडिया आते आते उसको 2 लाख में आपको बेचना पड़ेगा। तो 100% भी कभी कभी भारत सरकार टैक्स लगा देती है। तो प्रवेश कर जो था वो आयात कर था। आयात कर आज भी लगता है। प्रवेश कर आयात कर था। आयातित वस्तुएं जो अपनी आवश्यकता के लिए बाहर से मंगाई जाती थी, वो आयात कर जो लगाया जाता था वो मूल वस्तु का 1/5 लगाया जाता था। 1/5, ये दर याद रखिएगा, 1/5 लगाया जाता था। 1/5 जो 20% होता है। मतलब आयात वस्तुओं पे जो प्रवेश कर लगाया जाता था वो 20% लगाया जाता था पूरी वस्तु पे। इसके बाद है ये द्वार देकर। 17 नंबर का है ये द्वार देकर। द्वार देकर जो है ना, ये आयात वस्तु पे ही लगाया जाता था। लेकिन जैसे आयात वस्तु आई बॉर्डर पे, वैसे ही टैक्स लग जाता था 20%। उसके बाद वो वस्तु फिर मार्केट में जब बिकने जाती थी तो इसी जो 20% है, इसी का 1/25 लग जाता था। जैसे कि 1/25 हो जाएगा 4%। 4% पुनः इस पे बढ़ जाता है। तो कुल मिला के ये कि मतलब कि 20% इधर हो जाता है, 4%, 20% का 4% इधर लग जाता है। मतलब 20% का 1/25 फिर द्वार देकर लग जाता है। द्वार देकर जब सामान बाजार में बिक्री है तो जाती थी तब लगता था। तो ये हो गए कर। अब देख लेते हैं कि वो दास व्यवस्था से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दास व्यवस्था की बात करें हम,